So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 2nd of class 10 science, that is metals and non-metals. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक हमारा लेंथी सा चैप्टर आ जाता है, बट इस एक सिंगल वीडियो में पूरे जितना भी पढ़ा है हमारा चैप्टर इसको बिल्कुल शॉर्ट में इस तरीके से हम रिवाइज करने वाले, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आए और किसी भी आपको कोई टॉपिक अगर पूछ ले तो आप उसको क्या इजीली समझा पाओगे और इजीली अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन कर पाओगे। बिल्कुल एक चेन की तरीके से बिल्कुल हर एक टॉपिक कोऑर्डिनेट करके हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले। देखो चैप्टर आता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम समझते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मेटल्स हमारे वो होते हैं जो बेसिकली हार्ड होते हैं और जिसमें लस्टर होता है और जो हमारे मतलब क्या है उन पर पीटने पर क्या आवाज करते हैं। बेसिक डेफिनेशन ये होती है। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो जनरली मतलब सॉफ्ट होते हैं और कोई उनमें कोई आवाज नहीं होती, ना उनमें कोई चमक मींस लस्टर हमारा होता है और ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते। तो अगर हम मतलब नॉर्मल सी अपनी रियल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग लें तो ये हमारे मेटल्स और ये हमारे नॉन मेटल्स आ गए। जैसे मेटल्स का एग्जांपल हो गया हमारे पास आयरन हो गया, स्टील हो गया, और ये हमारे पास ये चीजें होगी मेटल्स में। और नॉन मेटल्स में वुड, पेपर, ये सब हमारा नॉन मेटल्स आता है। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से डिफाइन हुए हैं, कैसी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है और एग्जाम में आपके कहां से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी मींस जिनको हम देख के पता लगा सकते हैं, जो हम जिसके लिए हमें कोई केमिकल चीज करनी नहीं पड़ेगी, तो वो क्या क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं जो मेटल होते हैं वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, सारे हार्ड हमारे होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो बेसिकली हमारे सॉफ्ट होते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन आता है हमारा डायमंड है। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है बट वो क्या होता है, हार्ड होता है। देखो यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। अब नॉन मेटल सॉफ्ट है बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल जो कि हार्ड होता है। और मेटल बेसिकली हार्ड है बट सोडियम, पोटेशियम और हमारा लिथियम, तीन हमारे एक ऐसे मेटल हो गए जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम क्या नाइफ की हेल्प से भी काट सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, जो मेटल होता है बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है और जो नॉन मेटल होता है वो लिक्विड और गैस स्टेट में जाता है। सॉलिड में मतलब कि इतना सॉलिड भी होता है तो उतना हार्ड सॉलिड नहीं होता। बट यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है कि एक जो मरकरी होता है, मरकरी क्या है, एक मेटल है बट वो किस स्टेट में होता है, वो एक लिक्विड स्टेट में होता है। आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है जो मेटल है वो जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट है उसको क्या करा देते हैं, कंडक्ट करा देते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो कंडक्ट नहीं करा पाते। और यहां पर एक्सेप्शन आता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हो गया, हमारा नॉन मेटल हो गया बट ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा देता है, कंडक्ट करा देता है। ग्रेफाइट का मतलब होता है जो आपकी पेंसिल में जो निप होती है मतलब कि लीड होती है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। आगे बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो भी मेटल्स होते हैं जनरली सभी मेटल्स का हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। बट हमारे पास क्या आ जाता है, जो डायमंड है, डायमंड एक नॉन मेटल होने के बाद भी उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। और हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल आते हैं मेटल्स के कैल्शियम, गैलियम और सोडियम। ये मेटल होने के बाद भी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। आगे बात करते हैं लस्टर। लस्टर मतलब कि चमक। तो जो मेटल्स होते हैं उन सब में चमक होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कोई भी चमक नहीं होती, मींस नेचुरली कोई भी लस्टर नहीं होता। यहां पर एक एक्सेप्शन आता है आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है बट उसमें क्या होती है, एक नेचुरल क्या होती है, लस्टर होता है। आगे बात करते हैं एक तरीके से पॉइंट हम और बना देते थे, जैसे मेलिएबल एंड डक्टाइल। मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मीन्स आप उनको मतलब कि पीट के एक तरीके से शीट्स और क्या है वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन मेटल्स को आप क्या है कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मेटल में आपका गोल्ड है, उसकी आप बहुत लंबी वायर, एक छोटे से 1 ग्राम गोल्ड से आप बहुत लंबी वायर बना सकते हो। और जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉट ब्रोकन होते हैं। मीन्स अगर मेटल को आप हैमर से पीटते हो तो वो मतलब कि ब्रेक नहीं करते, वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, इजीली ब्रेक कर जाते हैं हैमरिंग पर हमारे करने से। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारी एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आगे बात करेंगे कि जो हमारी मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब कुछ हमारे लिए क्या क्या होती है, जहां से हम अपनी इक्वेशन देखेंगे और एग्जामिनेशन के लिए देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आते हैं। चलो जी, ये सब कुछ हमारे यहाँ से आता है। अब आएंगी मेटल्स की हमारी प्रॉपर्टीज। एक सेकंड में इसको रफ कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जगह आ जाएगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो जी, ये आ गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले बाकी जो भी आपके एग्जाम्पल है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके एनसीईआरटी में भी होते हैं वो सब मैंने एक पेज पर लिख रखे हैं, ताकि हम मतलब इरिलेवेंट सिलेबस भी ना जाए, वो सब कुछ हम इसमें करते हैं। देखो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं। फर्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आपको पता है अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनती है, मेटेलिक ऑक्साइड बनती है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले तो मेटल हो गया हमारा सोडियम और
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे क्या बन जाएगा, Na2 हमारा बन जाएगा। ये हो गए हमारे जैसे सोडियम और पोटेशियम, इस तरीके से हम करा सकते हैं। ये होते हैं हमारे सारे मेटल हाईली रिएक्टिव। मीन्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ एकदम रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बना लेते हैं। कुछ हमारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो मीडियमली रिएक्टिव होते हैं, जो कि हम अपना जो रिएक्टिविटी सीरीज है वहां से पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है हमारे पास मैग्नीशियम, बट ये जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं ये भी मतलब थोड़ा स्लोली, मतलब इतनी फास्ट नहीं, बट फिर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम हो गया और हमारे पास जिंक हो गया। ये आपको एक दो एग्जांपल याद होने चाहिए। अब ये होता है हमारा मीडियम वाला, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है। अब आते हैं कुछ लो रिएक्टिविटी वाले। तो लो रिएक्टिविटी वाले जैसे CuO2, वो भी क्या बना लेंगे हमारे पास, CO2 मीन्स ऑक्साइड मेटल का, CuO2 ये हमारे पास क्या बना लेंगे, मेटल का ऑक्साइड बना लेंगे। जैसे Cu आ गया और हमारे पास क्या आ गया, आयरन आ गया। इस तरीके से हमारे पास मेटल्स क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेन पॉइंट है क्या बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ये सब कुछ हमारा पॉइंट आता है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, बेसिक इन नेचर हमारा होता है। बेसिक इन नेचर का मतलब है ये एक रेड लिटमस को क्या है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास आता है उसका जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर। साथ साथ कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं हमारे पास एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं। मीन्स उनका ना बेसिक और ना एसिडिक कोई नेचर होता है, वो एक एम्फोट्रिक नेचर को शो करते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं Al के और हमारे पास आते हैं Zn के। जैसे Al2O3 होता है ना और ZnO हमारा होता है। तो ये हमारे पास मेटल के वो ऑक्साइड हो गए जिनका क्या है, बेसिक नेचर नहीं, एम्फोट्रिक नेचर हमारा होता है। क्लियर है पॉइंट। आगे ये फर्स्ट रिएक्शन आगे। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। जो हमारे पास मेटल है अगर वो हमारे पास वाटर से रिएक्ट करता है, मेटल को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हमारी निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। और साथ साथ हमारे कुछ मेटल्स के साथ क्या बनता है, यहाँ पर भी मेटेलिक ऑक्साइड ही हमारा बनता है। अब देखते हैं किसके साथ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है और किसके साथ हमारा मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बनता है। ठीक है, जो कुछ हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, वो हमारे क्या है, कोल्ड वाटर से भी क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पर बात आती है कोल्ड वाटर की। जैसे हमारे पास आ गया सोडियम। सोडियम क्या, अगर मैं वाटर से मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सोडियम को वाटर से रिएक्ट करने के बाद NaOH हमारा बन जाएगा, NaOH हमारा बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मीन्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, वो क्या है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं हॉट वाटर के साथ। मीन्स हॉट वाटर के साथ कौन कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे। तो जो मीडियमली रिएक्टिव होते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया और जो बीच बीच के हो गए, ये सब हमारे पास क्या करते हैं, हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और सेम हमारे पास क्या बनाते हैं, सेम हमारी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मीन्स ये भी क्या करेंगे, मेटल के साथ H2O मिलने के बाद क्या बना देंगे, ये भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हमारा H2O निकालेंगे। अब हमारे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। वो हमारे रिएक्ट करते हैं सिर्फ स्टीम से। स्टीम का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, मतलब पानी क्या एक तरीके से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं स्टीम। तो वहां पर जो मेटल है वो भी क्या करता है, एक तरीके से इससे वाटर से रिएक्ट करता है, बट वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गए आयरन, हमारे पास एग्जांपल आ गया Zn और हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया। ये हमारे पास मीन्स एक तरीके से लो रिएक्टिविटी सीरीज में, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे नीचे जो मेटल आते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड ना बना के क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है पॉइंट। और कुछ हमारे पास मेटल ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम नाम देखें CuAg और हमारा Au, मीन्स हमारे पास गोल्ड और सिल्वर, ये चीजें हो गई। ये क्या करते हैं, किसी भी टाइप के वाटर से, कोल्ड हॉट स्टीम, किसी भी टाइप के वाटर से रिएक्ट नहीं करते। मीन्स ये बिल्कुल इनकी क्या होती है, लो रिएक्टिविटी होती है। इसी वजह से इनके जो ऑर्नामेंट्स और भी जो गहने वहने होते हैं सभी इनके बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादातर किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते। ये हमारी रिएक्शन आ जाती है किसकी, मेटल की वाटर से। याद रखना, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ साथ हमारे पास क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है पॉइंट। चलो जी आगे बात। सो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन, वो आ जाती है, हम मेटल को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो एक तरीके से जब मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास दो चीजें बनेगी, एक तो हमारा बनेगा सोल्ट और दूसरी हमारी निकलेगी वहां पर हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मेटल हम कुछ भी ले लेते हैं, हम लेते हैं, हाँ जी,
हाँ मेटल में ले लेता हूँ सोडियम और एसिड ले लेता हूँ मैं HCl, तो जो Na है और जो Cl है वो आपस में मिल जाएंगे, सोल्ट बना लेंगे, और जो हमारी ये हाइड्रोजन गैस है ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है, सोल्ट और हमारा हाइड्रोजन बनाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और हमारे पास Cl हो गया, ये सब क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मीन्स इसके एसिड के साथ एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। और जो हमारे पास ये आयरन होता है ये क्या करता है, बहुत स्लो क्या करता है, रिएक्ट करता है। और जो हमारे पास ये कॉपर हो गया, ये हमारे पास उसके एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने, जो कि एग्जामिनेशन में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछता है कि ये मेटल रिएक्ट करेगा या फिर ये नहीं करेगा, या फिर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है। आपको कोई मेटल दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने उसने आपको Zn मेटल दे दिया और उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो वहाँ पर क्या बनेगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आप सब कुछ यहाँ से पता लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आता है, जो आपका मैंगनीज होता है और साथ साथ जो आपका मैग्नीशियम होता है वो सिर्फ क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, वो आपका एक तरीके से डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्ट करता है। डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, सोल्ट प्लस का हाइड्रोजन बनाता है। मीन्स जो डाइल्यूट HNO3 होता है वो एक ऐसा एसिड होता है जो कि सारे मेटल से एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता, वो मैंगनीज और मैग्नीशियम इस टाइप के मेटल से रिएक्ट करके क्या, सोल्ट और हमारा हाइड्रोजन बनाता है। ये सब कुछ ज़्यादा जाता है हमारे रिलेटेड टू जो हमारे मेटल की रिएक्शन होगी किसके साथ, डाइल्यूट हमारी एसिड के साथ। आगे हम बात करते हैं, एक हमारी टर्म आती है एक्वा रीगिया। ठीक है, एक्वा रीजिया। ठीक है, एक्वा रीगिया का मतलब क्या होता है कि जो अगर आप कंसंट्रेटेड क्या ले लो, आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो और साथ साथ आप ले लो कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, 1:3 में ले लो, तो इनसे जो आपका कंपाउंड बनता है वो बहुत ही हाईली कोरेसिव होता है, जिससे आप किसी भी टाइप का जो मेटल है उसको क्या कर सकते हो, खराब कर सकते हो। मीन्स उसको क्या है, पिघला सकते हो अगर आप इन दोनों को इस रेशियो में मिलाए, जिसको हम बोलते हैं एक्वा रीगिया। और ये जो मतलब कि हमारा कंपाउंड बनता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, मीन्स बहुत ज़्यादा हाईली कोरेसिव होता है, जिससे मेटल को खराब कर सकते हैं। ये एक हमारा छोटी सिंपल सी टर्म आती है। अब बात करते हैं, हमारे पास फोर्थ जो रिएक्शन आ जाती है वो आ जाती है मेटल की हमारे पास एक तरीके से सोल्ट सोल्यूशन के साथ। अगर मेटल को हम सोल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास Zn को हम एक तरीके से क्या H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnSO4 हमारा बन जाएगा। ये हमारी उसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अगर यहाँ पर FeSO4 और यहाँ पर FeCu उसको हटा देगा, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिस तरीके से होती है सेम हमारी इस तरीके से जो मेटल की सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन है वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की हमारी इतनी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है, अगर हम अपना जो नॉन मेटल है उसको किसके साथ रिएक्ट कराएं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, तो हमारी क्या बनती है, एक तो अगर शायद यहाँ पर दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारा नॉन मेटल है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगी, नॉन मेटेलिक हमारी क्या बनेगी, ऑक्साइड हमारी बनेगी। मीन्स नॉन मेटल भी आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। एसिडिक इन नेचर का मतलब है कि वो ब्लू लिटमस को क्या कर देती है, रेड में कन्वर्ट कर देती है। ये आ जाता है हमारा नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सेकेंड हम बात करते हैं कि जो हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपका क्या है, ना तो एसिड से और ना ही आपका क्या है वाटर से रिएक्ट करता है। ये आपके लिए एक मतलब कि खुशी की बात होगी, आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है हमारा मेटल की रिएक्शन। थर्ड आपकी एक बात आती है, थर्ड आपका पॉइंट आता है कि जो नॉन मेटल है वो आपका सोल्ट सॉल्यूशन। तो नॉन मेटल जो है वो सोल्ट सॉल्यूशन से कैसे रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सेम जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी, बिल्कुल इस तरीके से आपका रिएक्ट करेगा। मीन्स वहां पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो सिंपल से ये आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है जब आपके मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मींस मेटल और नॉन मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो हमारा बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। अब वो देखते हैं हमारा किस तरीके से बनता है। तो अगर आप देखो तो मेटल हमारा बेसिकली क्या होता है, जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। मींस उसके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को तो हम मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल हमारे पास वो स्पीशीज या फिर वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, चार्ज की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तब जाके मतलब वो क्या बन जाता है, एक तरीके से नॉन मेटल बन
जाता है। तो ये दोनों, एक देने वाला है और एक लेने वाला है, मीन्स इसको लूज करना है, इसको गेन करना है, ये तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। और कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, या फिर आयनिक हमारे पास बॉन्ड बना के आयनिक सब्सटेंस हमारा बनाते हैं। अब ये देखो किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। तो सोडियम मेरे पास क्या होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो मेरा 11 होता है। तो उसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2 8 मेरी 1 सिंपली आ जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। और ऐसे अगर मैं क्लोरीन लूं तो क्लोरीन मेरा क्या होता है, 17 होता है। तो उसका भी KLM करेंगे, KLM। तो ये 2 8 और मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको क्या चाहिए, अपनी लास्ट ऑक्टेट शेल पूरी करने के लिए, मीन्स लास्ट की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फुल होनी चाहिए, तभी तो वो स्टेबल एक एलिमेंट होता है, वो एटम तभी तो स्टेबल होगा। तो इसको 1 चाहिए ताकि ये अपनी ऑक्टेट पूरी कर सके, और ये 1 दे देगा ताकि इसकी जो लास्ट वाली शेल है वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या बाहर की शेल में रख देगा, और किसी को भी मतलब एक तरीके से जिसको चाहिए वो ले जा सकता है। और ऐसी जो क्लोरीन है, क्लोरीन साइड में उसके पास कितने 1 2 3 4 5 और 6 और 6 एंड 7 उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लास्ट की शेल में है। अब ये दोनों आपस में एक तरीके से बातचीत करेंगे और बोलेंगे कि देखो तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तू अगर अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे तो मेरा भी काम पूरा हो जाए और तेरा भी काम पूरा हो जाए। अब सोडियम को भी लगेगा हाँ बात तो सही है, मैं मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको बेचारे को जरूरत है, इसको मैं दे देता हूँ। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इसको लूज कर देता है। लूज करने का मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से इसको दे दिया। और ये जो सोडियम है, सोडियम देते ही जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7 तो उसके पास पहले से ही थे। और एक जब ये अपना सोडियम वाला सोडियम से ले लेगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और ये दोनों इस तरीके से ही साथ में कंबाइन फॉर्म में आ जाएंगे। इस तरीके से उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनता है वो उस तरीके से बनता है। एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स है, या फिर आपको MgCl2 दे दे या कोई भी आपको कंपाउंड दे दे आयनिक कंपाउंड, उसका इस तरीके से आपको बनाना है। पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसकी मतलब कि लूज करना, और फिर वो इस तरीके से बनेगा, और लास्टली क्या बन जाता है, NaCl हमारा पूरा बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे बनते हैं आयनिक कंपाउंड। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड में। सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग हमारे कंपाउंड होते हैं, मींस जो ये बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि लूज और गेन से हमारा बनता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंडक्टिविटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में कोई भी कंडक्टिविटी को शो नहीं करते, बट अगर हम उनको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दें, उनमें वाटर या चीज मिला के वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ये पॉइंट आ गया। फिर इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, काफी हाई होता है। थर्ड पॉइंट ये। और फोर्थ पॉइंट की बात करें कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो वाटर होता है उसमें सोल्यूबल होता है, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जैसे हमारे कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड क्या है, इनसोल्यूबल होते हैं। ये तो हमारी सिंपल सी बात है कि जो सेम है वो सेम में ही क्या होगा, डिसोल्व होगा, सेम में डिसोल्व होता है। तो जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड में डिसोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड में डिसोल्व होंगे। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं अपना, देखो जो जितने मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये हमारे आए कहां से, मतलब कि हमें सिंपल सी बात है, देखो जितने भी मेटल्स नॉन मेटल जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सब हमें या तो हमें अर्थ के जो क्रस्ट है, क्रस्ट एरिया वहां से मिलते हैं, या फिर हमारे जो सी है, सी बेड्स हैं वहां से हमारे मिलते हैं। तो वहां से उनको निकालते किस तरीके से, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो सब कुछ हम अपना चेकआउट करने वाले हैं। देखो यहां पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो आ जाता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उससे पहले आपको तीन चीजें मतलब कि पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स का मतलब होता है नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस, जिसको हम क्या यूज करते हैं, मींस एक नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस होता है, उसको सिंपली हम बोलते हैं मिनरल्स, जो कि बेसिकली हमारा अर्थ क्रस्ट में या फिर सी बेड्स में हमारा मिलता है। सेकंड हमारा टॉपिक, एक टर्म आती है और, ORE का मतलब होता है, ये क्या होता है, जैसे हमारे पास मिनरल्स है तो कोई एक ऐसा रॉक या फिर कोई एक ऐसा एरिया जहां पर हाई क्वांटिटी में अगर मिनरल्स हो तो उस रॉक या फिर उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, उसकी ओर बोल देते हैं। जैसे अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग टाइप की रॉक्स होती है। नेक्स्ट हमारा टर्म आती है गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है, ये होता है एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट या फिर इंप्योरिटीज। मींस देखो अगर आप अर्थ में से कोई भी चीज उठाओगे तो उस पर मिट्टी या फिर कुछ पत्थर वत्थर ये सब चीजें लगी होंगी, तो वो जो इंप्योरिटीज होती हैं जो कि बेसिकली हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमें तो मेटल चाहिए प्योर मेटल, तो प्योर मेटल के साथ जो इंप्योरिटीज लगी आती है उसको बोलते हैं अपना गैंग। ये आ जाते हैं हमारे सिंपल सी कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम निकालते हैं अपना कि हम एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। चलो जी शुरू करते हैं, एक सेकेंड।
तो एक्सट्रैक्शन आ जाता है हमारा। देखो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अगर हम अपने सारे एलिमेंट्स लाइन में लगाएं तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे कुछ तो हमारे मेटल्स क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव, कुछ हमारे क्या होते हैं मीडियम, ठीक है, कुछ हमारे मीडियम रिएक्टिव होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं लो रिएक्टिव हमारे होते हैं। अब देखो जो हाईली रिएक्टिव है वो क्या होंगे, वो फ्री स्टेट्स में हमें नहीं मिलेंगे, वो क्या होंगे किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बना के मिलेंगे, तो ये हो गया। और जो मीडियम रिली रिएक्टिव है वो भी किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बना के ही मिलेंगे, तो उनका वो हमें कंपाउंड निकालना होगा अर्थ में से, फिर उस कंपाउंड को अलग अलग करके जो मेटल हमें चाहिए वो हमें निकालना होगा। जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमें कभी कभी फ्री स्टेट्स में मिल जाते हैं, वैसे तो इनमें भी इंप्योरिटीज होती हैं बट ये ज्यादातर कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलते। बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अपना मीडियम वालों की। तो मीडियम में जैसे हमारा जिंक से लेके हमारे बेसिकली आ जाते हैं WCU तक, जिंक से लेके कॉपर तक, यहाँ पर आई थिंक ऊपर का तो शो हो रहा होगा। तो जिंक से लेके कॉपर तक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इसमें अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होते हैं, तो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं या फिर हमारे कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। तो वो बेसिकली हमें दो फॉर्म में मिल सकते हैं, मतलब एक तो हो गया हमारा सल्फाइड फॉर्म में और दूसरा हो गया हमारा कार्बोनेट फॉर्म में। अब इस चार्ट को पूरे को ध्यान से समझना, एक बार चार्ट समझ लोगे तो पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब वो आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो सल्फाइड या फिर आपको कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकते हैं। तो अगर वो आपको सल्फाइड फॉर्म में मिले हैं तो आप क्या करते हो, आप क्या सल्फाइड है ना, तो आप अगर सल्फाइड है तो सल्फाइड में कर देते हो आप उसकी रोस्टिंग। रोस्टिंग का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आप जो सल्फाइड की जो ओर है, सल्फाइड जो आपके पास ये कंपाउंड है, इसको क्या है हाईली एक्सेसिव ऑक्सीजन में क्या करते हो, हीट करते हो। मीन्स यहाँ पर क्या हुई, आपकी हीट किया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। और ये फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो भी आपका मेटल था वो सल्फाइड फॉर्म से किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑक्साइड में क्यों किया, ठीक है। अब कार्बोनेट है, कार्बोनेट में आप कैल्किनेशन, कार्बोनेट में आप क्या करते हो, कैल्किनेशन करते हो। कैल्किनेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करना, मतलब इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्कुलेशन। उसमें भी हम कार्बोनेट की जो कंपाउंड है उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास जो ये सल्फाइड फॉर्म थी वो भी ऑक्साइड फॉर्म में आ गई और कार्बोनेट फॉर्म थी वो भी ऑक्साइड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पर हम कर देते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन का तो मतलब आपको पता ही है कि हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। तो यहाँ रिडक्शन के प्रोसेस से हम क्या कर देते हैं, उसकी जो ऑक्साइड फॉर्म में जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो हटा देते हैं, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब एक तरीके से क्लीन करना, उस हमारे वहाँ पर हमें मिल जाता है अपना मेटल। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है हमारा। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो सल्फाइड फॉर्म में होता है, इस तरीके से हमारा हो गया। अब कार्बोनेट में ऑक्साइड आ गया, ऑक्साइड के बाद रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन के बाद हमारे पास प्यूरीफाई अगर हम करते हैं तो हमें पास क्या मिल जाता है, हमारे पास मेटल मिल जाता है। इस तरीके से आता है हमारा मीडियम वाले का। अब बात करते हैं लो वाले की। देखो लो वाले में हमारे बेसिकली जो भी कंपाउंड्स, जो भी मेटल्स होते हैं वो हमारे बेसिकली सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो सिंपल यही काम करेंगे, पहले हम क्या कर देंगे, उसकी रोस्टिंग कर देंगे, ठीक। पहले हमने की रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब कि हाई टेम्परेचर पर विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट किया, वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वो हमारा क्या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने के बाद वो क्या हमें मेटल मिल जाएगा, एक तरीके से उसको प्यूरीफाई करके। ये हमारा प्रोसेस जाता है जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया हमारे पास, सिल्वर हो गया, इस तरीके से मेटल। ये आ जाता है हमारा मीडियम रिएक्टिव, जिंक से लेके जो कॉपर के बीच के जितने भी मेटल है, आयरन, जिंक, ये सब ये हमारे मीडियम में आते हैं। अब बात करते हैं हम जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से मेटल। तो उन हाईली रिएक्टिव को हम किस तरीके से निकालते हैं, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम अपना एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम जो मेटल की रोड है और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स नॉन मेटल, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मान लो ये हो गया सोडियम और ये हो गया मेरा क्लोराइड। इसमें हम अपना जो भी मेटल निकालना चाहते हैं उसको पॉजिटिव वाली साइड लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। और सोल्यूशन भी हम किस चीज़ का लेंगे, सोल्यूशन भी हम जो हमारा मेटल है उसका हम अपना सॉल्यूशन लेंगे। NaSO4 ले लो या NaCl, हम अपना कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ही हम इसको पॉजिटिव से बैटरी से कनेक्ट किया और इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो जैसे हम यहाँ पर करंट पास करते हैं कि जो हमारा मेटल है ये ब्रेक हो के हमारा क्या है, इस पर अटैच होता जाता है। मीन्स ये क्या है, प्योर वाली स्टेट में आता
रहता है सोल्ट में, तो हमें जो प्योर मेटल है वो अलग से क्या मिल जाता है। इस मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से निकालते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये सारा प्रोसेस आता है। तो ये आ गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये सब आ जाते हैं हमारे चैप्टर जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आता है उससे रिलेटेड टॉपिक। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका डाउट हम वहां पर क्लियर कर देंगे। बाकी चैनल पर और भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोडेड है, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।